महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली कड़ी अर्थात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगली कड़ी, जिसका संबंध इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको कि पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि इसका सही नाम जो होगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, जबकि वेल डिफाइंड टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड टू पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल किताब वगैरह में, क्वेश्चन वगैरह में तो इसी नाम से आएगा आपका प्रश्न। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मान होगा ये निर्धारित करेंगे, और सबसे ओवरऑल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर बात किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है पुट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में क्या संबंध है, इसको निर्धारित करना है। एक बात और, ये तो डेरिवेशन पूछता ही है, सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये डेरिवेशन, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो इसका रिजल्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आता है। इसमें से इसको डेराइव करने के पहले जरा सा हम लोग एक काम कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दरअसल है क्या। ये एक सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज का एक प्रभाव क्षेत्र होता है। इस प्रभाव क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग किसी भी बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज जो वेनिशिंगली स्मॉल चार्ज होता है, इस पर अगर यहाँ हम लोग रखेंगे तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड F अपॉन Q इज नॉट, और इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। जाहिर सी बात है कि अलग एक बिंदु अगर हम लोग यहाँ डिसाइड करें और इसको अगर कहा जाए A, और यहाँ अगर हम लोग Q बेस नॉट को रखते हैं, तो यहाँ जो F बाय यानी पॉइंट A पर F बाय Q नॉट जो होगा या प्लस Q नॉट जो होगा, इसी को यहाँ कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। साफ मतलब हुआ। एक बात और भी ध्यान देना है कि भी E इज इक्वल टू होता है कि Q बाय R स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर। ये मतलब क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट फ्री स्पेस के लिए। अगर मीडियम में चार्ज को प्लेस किया गया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट एप्सिलॉन बेस R, या उसी के जगह पर कैपिटल K, जिसको कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, उसको हम लोग प्लेस करते हैं। यहाँ एक बात समझना है कि सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड बनता है, यानी ये दोनों इस वक्त यहाँ कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर हो गया। मतलब हो गया, देखिए भाई, सोर्स चार्ज ही फील्ड बनाएगा और उसी के फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज को हम लोग प्लेस करके चेक करते हैं कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना काम कर रहा है, दैट्स नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ जो है ना, अलग अलग बिंदु पर अगर मान लिया जाए आप दूरी बढ़ाते हैं अथवा घटाते हैं तो तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ सतर्क रहना है कि अगर थोड़ा सा भी P से इधर ले आए या से B ले आए, है ना, दूरी घटाए, तो दूरी जब घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शार्पली बढ़ता है, और दूरी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान तेजी से घटेगा और तेजी से बढ़ेगा। बढ़ाएंगे तो तेजी से घटेगा, और दूरी अगर घटाएंगे तो तेजी से बढ़ेगा। लेकिन ये घटनाक्रम सिर्फ इसके लिमिटेड एरिया की तरफ होता है, पॉइंट ऑफ जैसे बाहर चले जाएंगे ये सारी कहानी खत्म हो जाती है। रही बात ग्रेडियंट वाला भी आने वाला है, तो एक बात समझेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि फोर्स है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू फोर्स ग्रेडियंट होता है। तो ये फोर्स ग्रेडियंट जो होता है ना, जब एक बात ध्यान रखना है कि फोर्स ग्रेडियंट जो है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि लेंथ से डिवाइड किया गया है, और अगर लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो ऐसा भी वेक्टर था। अभी फोर्स जो था वेक्टर था, अब जो है ग्रेडियंट वर्ड लगा तो ये स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। इसी तरह से क्या होगा कि अगर स्केलर क्वांटिटी कोई है और उसको लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वो वेक्टर में परिणत होता है। हालांकि
आगे हम लोग ये ग्रेडियंट वर्ड का यही मतलब समझने वाले हैं, क्योंकि लेंथ से डिवाइड होने वाला है। तो सीधा अब हम लोग चलते हैं ये सारा कंसेप्ट लेकर के आने, किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर लेंथ से डिवाइड करते हैं ग्रेडियंट वर्ड लगता है। दूसरा नंबर बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी पॉइंट चार्ज को इधर उधर थोड़ा सा भी हम लोग करेंगे तो इसको ध्यान में रखा जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जरा सा भी डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस इधर उधर किए तो इसका असर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डायरेक्ट पड़ने वाला है। तो ये सारे बात हम लोग डेरिवेशन में ध्यान रखेंगे। छोटा प्रश्न है, तुरंत निकल भी जाएगा। तो चलिए हम लोग अब डेराइव करते हैं, आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। Put relation between electric field intensity and potential gradient। यहाँ पहले से हम सोर्स चार्ज यानी ये जो दिखाया गया है प्लस क्यू, इट्स सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक। इसका दायरा जो है डॉटेड एरिया से दिखाया गया है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव जो है ये डॉटेड एरिया है। वैसे एक बात आप समझ जाइए कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थ्योरेटिकली इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जैसे दूरी घटेगी बढ़ेगी तो तेजी से फील्ड का मान घट जाता है। तो इस जगह पर यहाँ हम लोग चलते हैं, देखते हैं ये सोर्स चार्ज हो गया। अब एक काम करते हैं, फील्ड के अंदर, नॉट बियॉन्ड द फील्ड, फील्ड के बाहर नहीं, ए से बी एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाया जा रहा है। ध्यान रहे ए और बी के बीच की दूरी बहुत कम है, अपने से तो मूव करेगा नहीं क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ये बात पक्की है। तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को इसमें लाएंगे और एक्सटर्नल फोर्स लाते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भाई ये एक्सेलरेट नहीं हो, ये काइनेटिक एनर्जी इसका जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसीलिए ए और बी के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट चार्ज में दिया जाएगा तो वहां ध्यान रखा जाएगा कि वह किसी भी कीमत पर एक्सेलरेट नहीं हो। इसका मतलब हुआ कि फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ है ना। एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी फ्रॉम यानी रेडियली आउटवर्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ है ना, अभी फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ आप लोग चार्ज को क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ला रहे हैं, है ना। वर्क डन इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन इसके विरोध में तो इलेक्ट्रिक फोर्स के विरोध में, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स, बस यही बात खाली ध्यान रखना है कि अभी यहाँ ये बात बोला गया, इसका मतलब क्या हुआ, F/Q इज नॉट हो गया, ये तो है ना। तो अगर Q बेस नॉट का मान 1 है, इसका मतलब क्या हुआ जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि Q बेस नॉट का मान यूनिट लिया गया है या 1 कूलम ले लिया गया, यूनिट हो गया। तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन रहेगा उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब हुआ कि फील्ड के अगेंस्ट में हम लोग ला रहे हैं, लेकिन गिना जो जाएगा वर्क डन वो किस में गिना जाएगा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये बात हम लोग को पहले से पता है, पिछले वाले लेक्चर में देखिए बात यहाँ हम लोगों का ये रुक जाती है और थोड़ा सा इसमें कोटेशन डालने की जरूरत है जो हम लोग डाल रहे हैं। चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं और हल्का सा हम लोग यहाँ लिखेंगे कि लेट अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज कौन है, क्या नाम है इसका, तो प्लस Q बेस नॉट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू a displacement, चाहे यहीं हम लोग दे देते हैं a vanishingly small displacement, vanishingly small, बहुत ही अल्प है ना, vanishingly small displacement, यानी यहाँ इसको अति अल्प जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है, vanishingly small displacement dr against of किसके भी E with zero acceleration, with zero acceleration, जीरो एक्सेलरेशन से इसको डिस्प्लेस किया गया। एक बात और यहाँ ये बात का ध्यान रखना है कि ये और बी बहुत बहुत क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं रहा तो फिर अभी तुरंत हम लोग देखें पीछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तुरंत वेरी कर जाएगा, देन ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम लोग एक बात और भी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि सबोथ पॉइंट ए एंड बी, सबोथ पॉइंट्स
A and B are very very close, very very close. क्यों भाई? So that suppose points A and B are very very close to each other, to each other, so that क्यों भाई? क्यों ऐसा करेंगे? So that E will remain the constant, will remain the constant, constant on the points, on these points. चलिए, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देना जरूरी है, क्वेश्चन में चार चांद लग जाएगा अगर थोड़ा सा आप ये बात लिख देते हैं. Let a trace charge q is not is displaced toward very singly small displacement dr against of e with zero acceleration. with zero acceleration लिखना जरूरी है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना, ये बात ध्यान रखना है. हाँ, सपोज पॉइंट ए एंड बी ये दोनों बहुत बहुत क्लोज हैं. क्यों क्लोज रखेंगे? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वेरी जो कर रहा है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना जा सके. अब जाहिर सी बात है कि ए से बी इसको ढोया जा रहा है, कैरी ऑन किया जा रहा है विद जीरो एक्सेलरेशन, तो ये डिस्प्लेसमेंट dr है. अब एक बात ध्यान रहे कि हम लोग इसको इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के ला रहे हैं. देखिए एफ एक्सटर्नल और इधर से लगेगा भाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपका है इलेक्ट्रिक फोर्स. तो जाहिर सी बात है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फोर्स के डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू बी एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम बी टू ए. इसका मतलब साफ हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स और dr के बीच में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है. तो वर्क डन के दौरान जो है 180 डिग्री का हम लोग उपयोग करेंगे. चलिए नाउ यहां हम लोग ऐसे कर देते हैं a dw is equal to work done displacing if dw is equal to work done displacing q base naught plus q base naught through displacement dr, देन ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो dw, क्योंकि देखिए एक सीधी सी बात समझना है कि अगर एक बड़ा फोर्स कांस्टेंट फोर्स अगर एक्ट कर रहा है, क्योंकि w बराबर जो f डॉट s या f डॉट r लिखते हैं ना, तो एक बात ध्यान रहे कि आप जो f डॉट s या f डॉट r लिख रहे हैं ना, वो कांस्टेंट फोर्स के लिए है, वेरिएबल फोर्स के लिए अलग फार्मूला होता है. ये 11वीं क्लास में है, तो ये कांस्टेंट फोर्स मानना पड़ेगा. इसीलिए तो हम लोग दो पॉइंट को क्या किए? क्लोज किए, है ना. ऐसे नहीं हुआ सीधा w बराबर f डॉट s, यहाँ f कांस्टेंट फोर्स है. ऑलमोस्ट हम लोग ए और बी को क्लोज मान करके उसको कांस्टेंट किए हुए हैं. dw इज इक्वल टू f डॉट dr, ये रहा, है ना, f डॉट dr. इसके बाद जरा सा देखते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र जो अभी हम लोग पहले चर्चा किए उस पर चलते हैं और ऊपर सीधा हो जाएगा सिंस e टू द हैट बराबर f बाय q बेस नॉट. तो f का मतलब ये हुआ q बेस नॉट इनटू e. अब यहाँ बैठाइए. नाउ dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो q नॉट e और ये रहा डॉट dr. अब यहाँ दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल का मान कितना? 180 डिग्री. क्योंकि a डॉट b बराबर यहाँ लिखने जा रहे हैं dw इज इक्वल टू q नॉट e dr cos थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू, एकदम हम लोग अभी जान चुके हैं 180 डिग्री होगा, पक्का हो गया. अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यानी यहां बात होगी. अब चलिए आगे देखते हैं, यहां बैठाते हैं कितना आ जाएगा. तो 180 डिग्री यहां बैठाइए तो आ जाएगा
या इसको ऐसे क्यू नॉट हम लोग उधर ले जाते हैं और डी डब्ल्यू बाई क्यू बेस नॉट इज इक्वल टू इधर हो जाएगा ई डी आर कॉस, यानी यहाँ जो है ई डी आर कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान सबको पता है कि ये होता है -1, तो यहाँ हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई क्यू बेस नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब यहां समझना है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये हो जाएगा डीवी होगा, और यहां सीधा हम लोग इसको हिंट कर देंगे कि भाई देखो इस जगह पर डी डब्ल्यू बाय क्यू बेस नॉट इज इक्वल टू डीवी हो गया, देयरफॉर डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, दैट इज E बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस डीवी विद रिस्पेक्ट टू डी आर। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, पुट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही तो है। देखिए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी, ठीक, वीबी माइनस वी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा है, डिवाइडेड बाय डी आर है, लेंथ हो गया, तो ये जो है ग्रेडियंट कहलाएगा, और ग्रेडियंट का मतलब हुआ दैट इज यहां जो है हेंस एक बात हम लोग जो अभी काम किए हैं उस पर करना पड़ेगा, ये स्केलर क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय डी आर बराबर ई हो जाएगा, तो ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, हेंस ई टू द हेट इज इक्वल टू माइनस डीवी विद रिस्पेक्ट टू डी आर। ये रहा आपका रिलेशन, हाँ यही रिक्वायर्ड था। एक बात और, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता ही है, साथ में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लागू होगा, एंड दिस इक्वेशन कैन होल्ड, एक जरा सा न्यूमेरिकल बनाने वगैरह में काम आता है। हम यहाँ एक एक्स्ट्रा बात लिख दे रहे हैं, दिस एक्सप्रेशन holds nicely even in case of non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात ध्यान रहे, है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम करता है। तो इस तरह से आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं, प्रमाणित भी करना रहता है, ठीक, और कभी कभी जो है डायरेक्ट ये आपका ग्रेडियंट शब्द आ गया, नेगेटिव साइन अपोजिट दिखा रहा है ना, नेगेटिव ग्रेडियंट है तो ये आपका सीधा आ गया। जब ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में जब दिया हुआ रहता है ना, तो या तो ये बोल्ड किया हुआ रहेगा ई, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही होगा, क्योंकि ये स्केलर डिवाइडेड बाय लेंथ यानी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, जरा सा इस पर भी काम कर देते हैं, तुरंत 1 मिनट में समझ जाइए, इसके बाद आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, है ना। मान लेते हैं कि अच्छा एक बात बताया हुआ था पीछे में, शायद आप उस पर ध्यान नहीं दिए हो, तो एक बार देख लेना है वीडियो को, है ना। ये देखिए हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जब भी कभी डायपोल में काम कीजिए तो नेगेटिव चार्ज को हाईलाइट करना, यस नेगेटिव चार्ज। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से ही कन्वेंशनली डायरेक्टेड होता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये सेंटर हो गया, ये लंबाई इसकी 2l हो गई, ठीक 2l लेना पड़ेगा, ये रहा सेंटर, और p का मैग्नीट्यूड 2ql होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी जगह हम लोग जब काम कर रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो एक बात ध्यान रहे, क्योंकि इसका फील्ड पॉइंट होता है, यस सर्टेन फील्ड पॉइंट होता है। जैसे मान लिया जाए कि इसको आप बढ़ा दीजिए इधर, ये आपका एक्सियल लाइन हो गया, है ना, एक्स एक्स डैश जो होगा, एक्स एक्स डैश ये एक्सियल लाइन कहलाता है, और ऐसे अगर आप इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे खींचते हैं, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से खींच दिए, तो ये जो है आपका वाई वाई डैश, ये आपका
इक्वेटोरियल पॉइंट यार, इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा, इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ बात किया जा रहा है इक्वेटोरियल लाइन, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पर्टिकुलरली जैसे एक्सियल पॉइंट पर निकालते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो किसी भी बिंदु पर निकालना है ना, किसी भी बिंदु पर। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ है, तो यहाँ जब आप ये पी पॉइंट पर दर्शा रहे हैं तो ये कोण थीटा हो जाएगा, ठीक। और इसी को अगर ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट पर ले जाते हैं तो थीटा का मान, अब कहां से थीटा ले लिए ये भी सुनना है ना, पी, और ये फील्ड पॉइंट कहलाता है। जब आप किसी बिंदु पर फील्ड को टेस्ट करते हैं ना, फील्ड को अगर टेस्ट किया जाए तो उस बिंदु को कहा जाता है फील्ड पॉइंट ऑफ दैट। तो आप यहां अगर टेस्ट कर रहे हैं तो ये कहलाया था इन डाउन पोजीशन, इधर टेस्ट कर रहे हैं तो ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन, ठीक। यही आर दिखाया जाएगा। मान लीजिए यहां टेस्ट कर रहे हैं तो ये आपका जो है फील्ड पॉइंट, यानी ये रहा पोजीशन जहां से हम लोग इसको, इसके फील्ड को, पोटेंशियल को टेस्ट करने वाले हैं, इसको फील्ड पॉइंट कहते हैं। और इसके बीच में एंगल थीटा। अगर ये पॉइंट आप एक्स पर ले आते हैं, है ना, अगर ये पॉइंट आप एक्स पर लाते हैं, ठीक, तो यहाँ जो है ना ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसी पॉइंट को अगर इक्वेटोरियल लाइन पर ले जाते हैं, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये सब पर बात पर ध्यान रखना है ना, ये बताया हुआ है पीछे सब, तो उसको एक बार आप देख लें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग काम पर लग जाते हैं। यार ये फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, पक्का है, इधर से माइनस इधर से प्लस, एनी पॉइंट। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग को दिखाना रहता है ना, जनरल पॉइंट, जैसे ये रहा आपका एक्सियल पॉइंट, ये इक्वेटोरियल लाइन, और इधर वाला हो गया क्या एक्सियल। तो नहीं, ऐसा नहीं लेकर के हम क्या किए हैं, एक पॉइंट पी लिया गया है। अब पी पॉइंट से ये दूरी जो है यहाँ से देखिए आर है, कितना है आर, यस, ये जो है सेंटर से आर दूरी पर है। अब इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो जनरल पॉइंट एनी पॉइंट पर निकाल लेंगे, इसके बाद में हम लोग एक्सियल पॉइंट पर भी इसका पोटेंशियल का मान निर्धारित कर सकते हैं, और इक्वेटोरियल लाइन पर भी निर्धारित किया जा सकता है। तो चलिए अब एक एक करके हम इसको साफ सुथरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉइंट पी हो गया। Let an electric dipole of dipole moment small p is equal to 2ql is placed in free space. Free space इसलिए क्योंकि k का मान 1/4 pi epsilon base नॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। कूलम्स लॉ जिंदाबाद यहाँ भी, हाँ। तो चलिए यहाँ लेते हैं, हल्का सा आंसर देते हैं और सीधे बोलते हैं लेट एन electric dipole of dipole moment, पूरा लिख देना है, T बराबर 2ql is placed in free space। बात खत्म, in free space हो गया। ये हम लोगों का डायग्राम है। अब जरा सा डायग्राम हम लोग समझते हैं, इसके बाद आगे कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है कि अगर सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है तो r दूरी पर, p पॉइंट हो गया, r दूरी पर पोटेंशियल का मान जो है v प्लस k q बाय r, ये निकाल चुके हैं हम लोग पिछली क्लास में, है ना। अगर माइनस सोर्स चार्ज है तो p पॉइंट पर पोटेंशियल का मान माइनस हो जाएगा माइनस k q बाय r, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक। दोनों ध्यान रखना है, इसी से काम बन जाएगा हम लोग का डेरिवेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपने जगह पर डेस्टिनेशन पर। ये माइनस क्यू प्लस क्यू है, एंड ऑलवेज डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होगा कन्वेंशनली। पॉइंट पी को कंसीडर किया गया जहां हम लोग को टोटल पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस पोल एंड माइनस पोल, यानी माइनस चार्ज की वजह से एंड प्लस चार्ज की वजह से हो गया। ये इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं है पॉइंट पी, और ना ही एक्सियल लाइन पर है। अब यहां से क्या करेंगे, ये रहा आपका मेन फील्ड पॉइंट, क्या रहा फील्ड पॉइंट, यस फील्ड पॉइंट, जहां हम लोग को पोटेंशियल का मान निकालना है। यानी पोटेंशियल के मान के लिए ही हम लोग जो है फील्ड पॉइंट, यहाँ फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये हो गया आपका फील्ड पॉइंट, जो आर दिखाया गया दूरी, ये दरअसल क्या है फील्ड पॉइंट। चलिए
अब यहां से देखिए इस पॉइंट का जो है हमें नेगेटिव चार्ज का दूरी r1 एज्यूम कर लिया गया और पॉजिटिव चार्ज का r2 हो गया। अब यहां अगर हम लोग पोटेंशियल निकाले तो इसके लिए मान लेते हैं v1 है ना, पोटेंशियल v2 ये रहा v1, और इसके लिए पोटेंशियल मान लेते हैं अरे प्लस चार्ज की वजह से हम जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा v2 हो गया। ठीक, डायग्राम में इंप्रोवाइज कर देना है या नहीं तो इसको लिख देना है इसे। तो यहाँ जो है सीधा हम लोग आते हैं और सीधा काम करना शुरू कर देते हैं। लेट v बेस मान बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at point P due to plus charge, yes plus charge की वजह से, नहीं माइनस चार्ज की वजह से। पहला जो है हम लोग माइनस चार्ज की वजह से देख लेते हैं, फिर कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ना v1 माइनस के लिए दिए हुए हैं और v2 प्लस के दिए हुए हैं। अब इसी तरह से ले लिए v2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस चार्ज, ये रहा हो गया। वो हो गया सेंटर ऑफ द डायपोल, तो यहाँ जो है OP हम लोग R माने हुए हैं एंड दिस इज द फील्ड पॉइंट। सिंपल सा बात जो है थोड़ा सा जिक्र कर देने से अच्छा रहेगा। V का सूत्र है भाई V इज इक्वल टू Q बाय R के Q बाय R होता है। ठीक, अब यहाँ माइनस पोलैरिटी का असर पड़ेगा, यस पोलैरिटी का असर पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो माइनस चार्ज के लिए यहाँ पोटेंशियल में ये माइनस होगा और प्लस चार्ज के लिए ये प्लस होगा। तो सीधा हम लोग आते हैं है ना, सीधा जो है इसको सिंपल भाषा में लिख देते हैं कि देखो भाई जो हम लोग माने हुए हैं उसके हिसाब से नाउ अब यहाँ आ गए, नाउ v बेस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो है ना आपका माइनस चार्ज है, ये वाला है r बेस 1 दैट इज ऐसे करके हम लोग बाद में इसको k का वैल्यू चूंकि फ्री स्पेस हम लोग आ चुके हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट आप आसानी से बैठा दिया जाएगा है ना, ज्यादा सर दर्द नहीं लेना है ना, सब इजी रहता है r बेस 1। ठीक, सर कौन दुखाता है ना, जो बिना पढ़े हुए टेंशन ले लेता है, समझता कम है। देखिए तो यार समझ रहे हैं सब है ना, वेरी ब्रेव। सिमिलरली V2 बराबर क्या हो जाएगा K, और ये प्लस है तो यहाँ कुछ सोचने का जगह है नहीं। अब हम लोग सीधा बात करते हैं कि भाई अगर इफ V is equal to total electric potential at point P, then क्या होगा मामला, कुछ नहीं होगा। V is equal to लिखेंगे V1 प्लस V2 हो गया। अब यहाँ मान देखिए माइनस है प्लस है तो यहाँ बैठा देंगे V is equal to माइनस के क्यू बाय R बेस 1 प्लस के क्यू बाय R बेस 2। अब इतना तो समझ सकते हैं, प्लस वाला पहले लिखिए माइनस वाला बाद में लिख देते हैं। देयरफॉर V is equal to K कॉमन जाएगा या नहीं, एक बार पलटा मान लेते हैं K क्यू R2 माइनस K क्यू R1 एंड देयरफॉर यहाँ हम लोग का एक इक्वेशन आ गया है और वो है V is equal to K क्यू कॉमन आ गया 1 बाय R2 माइनस 1 अपॉन R बेस 1। इक्वेशन नंबर 1 कहानी यही खत्म नहीं। अब R1 और R2 का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसके लिए, पिछली गली चलते हैं। हाँ ये रहा, यहाँ देखिए क्या है कि इसका एक कंस्ट्रक्शन किया गया है ना, क्यों, क्योंकि बीच में देखिए सेंटर से OP फील्ड पॉइंट है। अब ये R1 से और R2 से इन्वॉल्व नहीं है, ज्योमेट्री जिंदाबाद। चलिए ज्योमेट्री से क्या करेंगे, PO को OC तक बढ़ा दिया गया और इस पर एक लंब डाला गया AC। क्यों भाई क्यों लंब डालेंगे, क्या वजह है, हाँ देखिए यहाँ शकल से ही लग रहा है कि PA लगभग बराबर PC के हो जाएगा और यहाँ B से D लंब डाल दिया गया, लंब डाल दिया गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया। ठीक, एक बात
इतना यहाँ लिखने को मौका नहीं मिलेगा। देख लीजिए, ये अपोजिट एंगल है ना, दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, दोनों यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, पहला हो गया OCA एंड दूसरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा ट्रायंगल का साइन बढ़िया से देना है ना, ODB। ये रहा, ये क्या है 90 डिग्री है, ये थीटा, दो कोण बराबर है और इधर से भी L है और इधर से आधी लंबाई L, तो इसका मतलब हुआ तो AES। हाँ ठीक, ये दोनों क्या है समान सम है। अब समान सम है तो इसका मतलब हुआ कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट है, अंग्रेजी में कंग्रुएंट, हिंदी में समान सम। समान सम मतलब सारे अंक एक दूसरे के समान, तो इसका मतलब OD और OC क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो इसके लिए तो काम तो हम लोग कर दिए हैं। अब काम कर दिए हैं तो इसी के हिसाब से अनुरूप से आगे भी बढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसके आगे हम लोग जो हम लोग कारनामा उधर कंस्ट्रक्शन में किए हैं ना, उसका जो है हाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, कहा कि डायग्राम में सब कुछ तो किया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा लिख देते हैं, कभी ध्यान से विचलित हो जाए, ध्यान भंग हो जाए तब। चलिए तो वहां आते हैं। नाउ क्या किया गया, PO इज पुल्ड अप टू C एंड AC चेक कर लेते हैं। ठीक, चलिए चेक करते हैं, कहाँ गया, ये रहा। PO को C तक बढ़ाया गया और AC इस पर लंब डाला गया। ठीक, तो now PO is pulled up to C and AC is put perpendicular on it so that क्या होगा, तो इससे क्या फायदा हुआ हम लोगों को देख लेते हैं। फायदा जो होगा वो ये होने वाला है, देखिए PA लगभग बराबर PC के होगा, PA लगभग बराबर PC, so that PA approximately equal to PC। सिमिलरली इसी तरह से एक काम और भी किया गया है, और वो क्या है, BD is put perpendicular on किस पर, तो हम लोग इसको परपेंडिकुलर डाले हुए हैं किस पर, देखिए OP पर। ठीक, और क्यों डाले हुए हैं, तो इसके पीछे का वजह है कि BD जो BP है वो लगभग बराबर हो जाए PD के, तो यहां हो जाएगा सिमिलरली BD is put perpendicular on OP so that, क्यों भाई, क्यों ऐसा किया गया, ताकि PB जो है या BP जो है वो लगभग बराबर हो जाए किसके, तो BP के। ठीक, अब यहां हम लोग सीधे चलेंगे, सिंस राइट एंगल ट्रायंगल, जरा शक्ल देखते हैं फिर एक बार इसका, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल OCA एंड OBD आर congruent टू ईच अदर, या सीधा लिखेंगे भाई तुम लोग, दोनों समान सम है। ठीक, यानी दोनों त्रिभुज जो है वो एक दूसरे के कौन कौन, तो हो गया ODB और OCA, ODB एंड OCA, ये दोनों ODB एंड OCA are congruent। ठीक, तब क्या फायदा हुआ, ठीक, देखिए क्या फायदा हुआ, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। देयरफॉर क्या होने वाला है, ये होने वाला है कि OD बराबर OC हो जाएगा, यानी OD और OD एंड OC बराबर हो जाएगा। तो यहां हम लोग कह देंगे therefore OD is equal to OC।
चलिए ये हो गया। अब दोनों किसी भी ट्रायंगल में से ना एक को पकड़ना है किसी का गर्दन, हम ODB cos थीटा ले रहे हैं, मगर क्यों cos थीटा क्यों लेंगे यहाँ पता चलेगा। चलिए cos थीटा लेंगे तो ये निकल जाएगा आधार, और अभी OC और OD बराबर किए हुए हैं, बाकी तो R इसमें से आ ही जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया आपका OC और ये हो गया OA, OC बाय OA है ना, ODB में ऊपर में ऐसे ऊपर में भी हम लोग यही काम कर सकते हैं, यहाँ से दोनों में से किसी का लेना है ना, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ODB लिए हुए त्रिभुज, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस OD बाय OB, cos थीटा इज इक्वल टू OD बाय OB, OD बाय OB चले, और cos थीटा बराबर OD का मान निकालना है, OB का मान है L, ठीक, therefore OD is equal to L cos थीटा। बेटे समझ रहे हैं OD कैसे L है भाई, देखते हैं एक झलक देख लेते हैं फिर फटाफट देखिए। नहीं है यार जी, ये पूरा का पूरा 2L है, आधा कितना हो जाएगा, सेंटर से L हो जाएगा, तो याद हो गया है ना, तो ये L cos थीटा हो जाएगा। अब L cos थीटा हो जाएगा, कौन निकला जी, तो OD निकला L cos थीटा, तो OC इसके बराबर है ना, तो ये हम लोग तो लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, दैट इज OD बराबर OC इक्वल टू L cos थीटा, मामला फिट हो गया। अब R1 और R2 का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, AP बराबर हम लोग जो यहाँ कारनामा अभी किए हुए थे दूसरे वाले में, तीसरे वाले पेज में, देखिए थोड़ा सा लंबा है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको किया जा रहा है। क्या है, PA बराबर लगभग PC है और BP बराबर DP है, तो PA बराबर PC पर पढ़ते हैं पहले, है ना, PA इज इक्वल टू PC, यानी PA इज इक्वल टू PC, PA लगभग बराबर किसके, PC के। चलिए हम फटाक से हम लोग इसको ऐसे करने वाले हैं, PA इज इक्वल टू PC, दैट इज PA मतलब यहाँ जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो ऐसे तो बोल ही सकते हैं ना कि भाई ये जो PA है, ये PA बराबर है लगभग किसके, PC के, और ये देखिए PA का मान हम लोग का जो है, PA का मान पीछे से देख लेते हैं, PA का मान R1 है, ठीक, कैसी, आ जाओ भाई, PA का मान R1, तो R1 ये हो गया PC, अब यहाँ बैठाते हैं, तो इस जगह पर हम लोगों का आ गया मान कितना, तो यहाँ आ गया PA लगभग PC, दैट इज, अब इसका गर्दन पकड़ में आ गया, PC को तोड़ देते हैं, PC टूट जाएगा और ये हो जाएगा कितना, तो PO प्लस OC, तो PO प्लस OC हो गया, ठीक, ये हो गया PO प्लस OC, दैट इज R बेसमन लगभग बराबर R प्लस L cos थीटा, नहीं होगा, देखते हैं कैसे नहीं होगा, देखिए तो ये हो गया, क्या हो गया, ये R हुआ और OC का मान L cos थीटा हो जाएगा, तो कितना हो गया, R प्लस L cos थीटा। इसी तरह से देखिए क्या है, सिमिलरली PB लगभग बराबर किसके है, PD के, यानी सिमिलरली यहाँ हम लोग कर सकते हैं, सिमिलरली क्या हो रहा है, PB लगभग बराबर किसके, तो PD के बराबर है, दैट इज, इसको हम लोग R2 माने हुए हैं, देखिए R2 है ये पूरा का पूरा यहाँ से वहां तक, और PD को तोड़ सकते हैं, PD को कर सकते हैं क्या, OP माइनस OD, तो OP माइनस OD, therefore यहाँ हम लोग का हो जाएगा R बेस 2 बराबर R माइनस L cos थीटा, हो गया।
अब इसको हम उठाते हैं यहां से और ले जाके वहां रखते हैं। ये रहा। चलिए एक हम लोगों का निकल गया था r1 बराबर r प्लस कॉस थीटा। अब दूसरी की बारी है। चले तो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, उसको उठा करके यहां लाया गया। अब ये आ गया r बेस टू bb r बेस टू था r माइनस n cos थीटा आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आ चुका है हम लोगों का। क्या था दी v बराबर k बाय यानी q बाय k। एक मिनट देख लेते हैं, इक्वेशन ढूंढते हैं थोड़ा सा। कहां है इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलते। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, निकल जाओ भाई। हाँ, k q1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1। तो ये हम लोगों का आ गया। अब यहां बैठा देते हैं k q 1 अपॉन r बेस 2 माइनस 1 अपॉन r बेस 1 और v इज इक्वल टू k q 1 बाय r2 का मान r माइनस n cos थीटा और यहां फिर माइनस हो जाएगा r1 का वैल्यू। r1 का वैल्यू हम लोग का निकला हुआ है r प्लस l cos थीटा। तो इसमें बैठा देते हैं 1 बाय r प्लस l cos थीटा। अब इसको सॉल्व करना है तो ये सॉल्व हो जाएगा v इज इक्वल टू k q और ये रहा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा r माइनस l cos थीटा और ये हो गया r प्लस l cos थीटा। आ गया r प्लस l cos थीटा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो है आपका ये कट जाएगा तो ये बचेगा r प्लस l cos थीटा और ये रहा फिर माइनस, इससे डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला कटेगा तो ये बच जाएगा, नहीं बचेगा r माइनस ये वाला मतलब ये r माइनस l cos थीटा। r माइनस l cos थीटा भाई एलसीएम है यहाँ तो समझ आएंगे, है ना। ये रखा देखिए r माइनस l cos थीटा एंड r प्लस l cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया गया। डिवाइड करेंगे इसको पूरा टर्म को इतना से तो ये वाला बच जाएगा, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है इधर वाला बच जाएगा यानी कौन r माइनस l cos थीटा। इधर वाला लेफ्ट राइट एक बार बचेगा राइट वाला, एक बार बचेगा लेफ्ट वाला। आप जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस b प्लस इंटू a प्लस b। तो इसका मामला क्या हो गया और v इज इक्वल टू के क्यू और यहाँ आपका हो जाएगा r प्लस l cos थीटा और ये रहा माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस l cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना तो अंडर रूट ये नहीं r स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये रहा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये हम लोगों का आ गया। कोई तो रूठ रहा है, रूठने दीजिए। कितना आया जी तो v बराबर k q और यहाँ देखिए 2l cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक, अब की को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा k 2q l cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिंस 2ql बराबर होता है p therefore v is equal to k और यहाँ हो गया p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया हम लोग का। अब क्या है कि k का वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं, तो चलिए k का वैल्यू बैठाते हैं और फ्री स्पेस क्या हो जाएगा जी k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट देयरफॉर v का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट और ये रहा p cos थीटा। क्या हो जाएगा p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन।
गड़बड़ है। कैसे? जरा सा हम लोग डायपोल की तरफ चले तो वो कुछ हम लोगों को बताना चाह रहा है। चलिए क्या है यहां देखते हैं। ये पॉइंट अगर एक्सियल लाइन पर होगा, यहां होगा, ठीक, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। ये अगर ऐसे ऊपर होगा एकदम इक्वेटोरियल लाइन पर, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा बात। तो दोनों पर जरा सा हम लोग को देखना, क्योंकि ये जो हम लोग का निकला है ना, वो जनरल पॉइंट पर निकला है। तो किस पर निकला है? जनरल पॉइंट पर। तो हम लोगों को ऑन एक्सियल लाइन और ऑन इक्वेटोरियल लाइन पर भी काम करना पड़ेगा। तो सीधा हम लोग चलते हैं, लेकिन वहां जाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको शॉर्टकट और करना पड़ेगा फॉर अ वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, और अ वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। बताया हुआ था पीछे कि भाई होता क्या है कि r इज वेरी मच ग्रेटर देन 12, है ना। डायपोल लेंथ से फील्ड पॉइंट की दूरी बहुत बड़ी होती है। अब ऊपर से इसमें स्क्वायर है, मुसीबत तो ये है, तो इसका मतलब साफ हो गया। देयरफॉर यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, सो l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैन बी निग्लेक्टेड। हो गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये मेरा दिमाग में खटक रहा था, हम इसीलिए इसको डेराइव कर दिए हैं ना, कि 5 नंबर ऑप्शन बचा के रखना है। तो ये क्वेश्चन ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो सकता है आपका आ जाए। तो यहां हो जाएगा therefore v is equal to 1 by 4 pi epsilon base naught epsilon base naught, और ये रहा p cos थीटा। भाई ये वाला हो जाएगा 0, जाने दीजिए इसको, बचेगा क्या? r स्क्वायर। अब एक्सियल पॉइंट पर क्या हो रहा था, थीटा का वैल्यू, जैसे एक सिंपल सा बात है यहाँ, जैसे मान लीजिए इसको खींचे ऐसे, ये रहा माइनस, ठीक, ये माइनस, ये प्लस, तो इधर अगर एक्सियल लाइन पर लेंगे तो ये वाला ऐसे थीटा दिखाया हुआ था, लेकिन थीटा पी पॉइंट पर, तो ये वाला पॉइंट अगर यहाँ चला जाएगा तो थीटा वाला कितना हो जाएगा? 0 डिग्री पक्का हो जाएगा, और इधर वाला 90 डिग्री है। तो इस जगह से हम लोगों को क्या करना है, यहां से दोनों वैल्यूज को बैठा करके निकालना है, यानी 0 डिग्री पर भी काम करना पड़ेगा और 180 डिग्री 0 और 90 डिग्री पर भी काम करना पड़ेगा। तो यहीं बैठा देते हैं ना, चुपचाप निकल जाएगा। अब यहां सीधा चलते हैं ऑन एक्सियल लाइन। क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर v एक्सियल बराबर कितना हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon base naught, और b अपॉन क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। कंप्लीट। अब ऑन इक्वेटोरियल लाइन, अब इक्वेटोरियल लाइन पर जाएंगे तो थीटा का मान तो हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ सर्वनाश होने वाला है। v बराबर 1 by 4 pi epsilon base naught p cos 90 डिग्री बाय r स्क्वायर, गया काम से, है ना। therefore v is equal to, यानी v इक्वेटोरियल पर यहाँ मान जो है हम लोगों का आ जा रहा है कितना? v इक्वेटोरियल 0। अब यहाँ आपको हमेशा ध्यान देना है कि एक्सियल लाइन पर मैक्सिमम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान होता है, जबकि ये इक्वेटोरियल लाइन पर मान इसका 0 होता है। अब बारी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। डिफाइन एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अ सरफेस, ये भाई सीधा समझिए, है ना, ये पहले आप समझिए, डेफिनेशन तो लिखा जाएगा, हाँ, एकदम स्ट्रेट बात। क्या कि जैसे एक टेस्ट चार्ज है, हो गया, एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, ठीक, अब इसका एक प्रभाव क्षेत्र होगा, ऐसे प्रभाव क्षेत्र होगा। अब इस प्रभाव क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, जरा सा इसको ऐसे दिखाते हैं, थोड़ा सा रंग बदल करके इसका दिखाते हैं, ठीक। देखिए, मान लिया जाए एक रिंग यहाँ, फिर एक रिंग यहाँ है, ठीक, या नहीं तो इसका कलर ही चेंज कर देते हैं। चलिए इसका कलर चेंज कर दिया, हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, सो समझिए,
यहां से अगर दूरी हम लोग देखें यहाँ, तो ये R1 हर जगह जो रिंग होगा ये बना हुआ है ना, इस जगह पर हर जगह अगर पोटेंशियल हम निकालें, जैसे ये बी सी डी किसी पर भी आप पोटेंशियल निकालेंगे तो V बराबर के सोर्स चार्ज हो गई एनर्जी, और दूरी यहाँ कितना हो जाएगा R1, यही हो जाएगा VB पर, यही हो जाएगा VC पर, यही हो जाएगा VD पर, हो गया। तो इसका मतलब ये रिंग जो है आपका, ये रिंग ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि हर जगह सतह पर इसका पोटेंशियल का मान बराबर होता है। इसी तरह से दूसरे रिंग पर भी जाएंगे, यही कहानी दोहराई जाएगी, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। अर्थात अब जरा सा आते हैं कहानी पर कि एक सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मान समान होता है, और ये घटना घटती है किसके वजह से, तो ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दो तरह के, जैसे कि गॉसेस थ्योरम में उधर पीछे वाले में जब कभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन या आगे कैपेसिटर में हम लोग बात करेंगे, तो क्या होता है कि जिंदगी में हम लोगों का चार्ज जो है वो दो तरह का है। पॉइंट चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं, और एक जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लैम्डा आता है, सिग्मा आता है, रो आता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ देखिए क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यानी चार्ज का जो बंटवारा होता है उसकी वजह से हर जगह पोटेंशियल का मान बराबर हो रहा है। दूसरे वाले में भी अगर देखें हम लोग, तो मान लिया जाए यहाँ से रेडियस इसका r2 है, तो जहां जहां भी हम लोग देखेंगे, जैसे मान लिया जाए ये x पॉइंट हुआ, ये y पॉइंट हुआ, ये z पॉइंट हुआ, अब यहाँ भी अगर आप निकालेंगे तो vx बराबर vy बराबर vz, और यहाँ पोटेंशियल के q बराबर खाली रेडियस बदल जाएगा, देखिए आप। सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये जो रिंग्स हैं, रिंग नंबर 1 रिंग नंबर 2 जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सीधा सा नाम है जी, इक्वी माने सम, पोटेंशियल मतलब समझ रहे हैं, है ना। पोटेंशियल यानी एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां प्रत्येक जगह पर पोटेंशियल का मान समान हो, इसी को तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो यही है, a surface whose every point has same value of electrostatic potential due to charge distribution is known as equipotential surface। अब इसमें से एक प्रश्न और है कि भाई राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। साथ में ये भी बोला है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी लिखो। आइए देखते हैं इसमें। नेट वर्क डन ऑन मूविंग, पहला प्रॉपर्टी हो गया नेट वर्क डन, क्योंकि पूछेगा व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट डाउन इट्स टू प्रॉपर्टी। तो यहां हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पहला भाई कि नेट वर्क डन ऑन मूविंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट on an equipotential surface will remain equal to 0। अरे किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब हम लोग चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो उसमें वर्क डन होता ही नहीं। अब ये क्या बात हुआ, देखिए जैसे कि यहाँ समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि ये हम लोगों का एक सोर्स चार्ज है, अब यहाँ जो है इसका अभी जो रिंग बना हुआ था, रिंग है ना, ये रिंग, अब यहाँ पोटेंशियल जो है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर ऐसे यहाँ से ले जा रहे हैं इसको, ए पॉइंट एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। अब क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB अगर करेंगे तो W बाई Q नॉट होगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि VA बराबर VB है, क्योंकि VA बराबर VB है, देयरफॉर यहाँ घट करके बाएं साइड में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये रहा W बाई Q नॉट, देयरफॉर W बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो गया, है ना, सही तो है। अरे जब हम लोग एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करवाते हैं तो नेट वर्क डन का मान 0 होता है, जो कि यहाँ सामने में आ गया। अब दूसरा नंबर आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज लाइज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे, ये कैसे होगा, अभी देखिए। अभी क्या है कि हम लोग आगे जो रिलेशन पुट किए हुए हैं उसको जरा सा देखते हैं। क्या था, e टू द हैट बराबर dv, है ना, dv विद रिस्पेक्ट टू dr हो गया। अब इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, एक इक्वेशन और जो है इसका, तो डायरेक्ट पीछे से हम लोग का इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा था। हाँ नहीं, देखिए होता क्या है कि dv इज इक्वल टू e डॉट dr,
डीवी, अरे भाई डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी हो गया, ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ क्या है कि ये भी जो है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हो गया, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब सीधी सी बात सभी लोग जानते हैं कि कांस्टेंट अगर रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dv का मान 0 हो जाएगा भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। नाउ अब इसको आप तोड़ सकते हैं, a डॉट b में है तो e dr cos थीटा हो जाएगा बराबर 0 हो गया, cos थीटा बराबर 0 बाई e dr होगा पक्का, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, cos थीटा बराबर कितना हो गया जी 0। अब cos 0 कितना का मान आता है जी cos 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री, प्रमाणित हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जो है वो लाई करता है किस पर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। ये डिग्री 0 हुआ डिफरेंशिएशन इसीलिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना, ध्यान रखना है ये। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ये परपेंडिकुलर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 20 माइक्रोकूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। 0 होगा, है ना पक्का। कैसे, दुश्मन मुस्कुरा रहा है, हाँ? क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 20 माइक्रोकूलम चार्ज बिटवीन 2.10 सेंटीमीटर। बोलने दीजिए, कुछ बोले उससे क्या हो जाएगा, है ना। हम लोग जो है अपने कंसेप्ट पर एकदम हावी हैं। जैसे यहाँ से हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक चार्ज को लिया जा रहा है, चार्ज एक क्या आया ही है माइक्रोकूलम, ये भी बोल दिया 10 सेंटीमीटर, मगर हो क्या रहा है, क्योंकि फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस में मामला हो क्या रहा है, देखिए तो VA बराबर VB, है ना। अब चूंकि VA माइनस VB बराबर W बाई Q0, अब ये दोनों बराबर है तो 0 हो गया, ठीक। और W बाय मान लिया जाए यहाँ 20 माइक्रोकूलम, आप लिख भी दिए, क्या फर्क पड़ता है, देखिए तो जी W बराबर 0 गुना 20 कितना आ गया 0, खत्म हो गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में देखिएगा, ठगेगा तो एग्जाम में थोड़ा बच करके रहना है। ये था एक प्रश्न, ठीक, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, बच करके रहना है। अब आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, derive relation for potential energy of a system of 2 point charge. Yes, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखना है ना, विचलित नहीं होना है भाई। एक तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी आगे आ गया कैपेसिटर के बाद, तो वहां हम लोग को कलेक्शन ऑफ चार्ज करना पड़ेगा, एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, है ना, संचित करना पड़ेगा एक जगह, एप्रोप्रिएट जगह पर, चाहे पॉजिटिव टर्मिनल हो या नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी बनाना है ना सेम, तो कैसे होगा, वी हैव टू कलेक्ट, वी हैव टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन आइदर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहीं से शुरू कर देते हैं। यहाँ क्या है जरा देखिए डेफिनेशन, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल, संचित करना है, प्रॉपर जगह पर नजदीक ला करके संचित करना होता है, संचित करना मतलब जमा करना, ठीक। So the total amount of work done to assemble a system of point charges bringing, कैसे लाएंगे, यहाँ देखिए सीधी सी बात, एक चार्ज अगर पहले से यहाँ कुछ नहीं है, मान लिया जाए यहाँ कुछ नहीं है, राम गोपाल वर्मा का वो खत्म, अगर मान लिया जाए यहाँ एक आदमी आ गया ना, तो वो गया, भूत भी काम से गया, उसको भागना ही पड़ेगा, आदमी जहां जहां पहुंच गया, बेचारा भूत को भी दूसरा जगह तलाशना पड़ता है। तो यहाँ अभी तक कोई नहीं था, अरे ऐसा नहीं है, चलिए यहाँ देखिए चार्ज है, अब दूसरे चार्ज को आप अगर लाते हैं तो इंफिनिटी से लाना पड़ेगा, फिर वहां जो है रिमार्क्स जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी जमा करने के लिए बार बार एब्सोल्यूट पोटेंशियल का इस्तेमाल किया जाता है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, इंफिनिटी से लाना होगा,
इसीलिए चार्ज को इकट्ठा करते समय आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेट भी नहीं करना है। तो यहाँ ध्यान से देखना है, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज ब्रिंगिंग देम, कहां से, इंफिनिटी से कहां तक, जहां आपको जमा करना है ना। इसी जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसी को तो कहा जाता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। कैसे निकालेंगे एक्सप्रेशन, आपके सिलेबस में 2 पॉइंट चार्जेस का है और यहीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चन रहता है। रही बात कॉम्पिटिटिव सेक्शन में कई बार इससे प्रश्न आ चुका है, तो वो जब बैच शुरू होगा तो हम लोग उसमें से बात करेंगे। यहाँ है, चलिए देखिए, अब मान लिया जाए पहले तो कोई चार्ज था नहीं, पहले मान लिया जाए ए पर एक चार्ज आकर के असेंबल कर दिया गया, रख दिया गया। अब दूसरा चार्ज भाई साहब लाना पड़ेगा इन्फिनिटी से झक मार करके, क्योंकि इसका फील्ड का प्रभाव होगा। और मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल यहाँ जो है बी पॉइंट पर वो है भी, कितनी दूरी पर ला करके असेंबल किया गया, तो क्यू यानी आर दूरी पर, ठीक। अब इसको जो है जाहिर सी बात है इनफाइनाइट से ला करके इसको बी में हम लोग फील्ड ऑफ ये में क्या किया गया, असेंबल किया गया। लेट a charge q base not नहीं q base 2 sorry a charge q base 2 is assembled at point B into the field of Q base 1 हो गया। अब ऐसा करते हैं, लेट V is equal to potential, electrostatic potential at point Q2 if, या डायरेक्ट ऐसे करते हैं, V is equal to electrostatic potential at point कहां जी, तो B, then मामला यहाँ हम लोग फिट कर, कुछ नहीं करना है, इसको खाली ध्यान देना है। असेंबल किया गया, क्या किया गया, लेट अ चार्ज Q2 is assembled at point B into the field of Q1, तो यहाँ Q1 सोर्स चार्ज का काम कर रहा है, फील्ड को इसी तरह से बहुत सारा लाएंगे, तब रोलर लाएंगे तो दो के फील्ड में जाना पड़ेगा, Q1 और Q2। सो इफ V is equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जाहिर सी बात है डिग्री इसका जो है वर्क डन, यहाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, है ना। देन यहाँ क्या हो जाएगा, V बराबर आराम से यहाँ लिख देंगे W बाय, किसको लाया जा रहा है जी, Q2 को लाया जा रहा है। चलिए तो जो वर्क डन आया है उसके आगे बढ़ते हैं, V बराबर W बाय Q2, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा V is equal to W by Q2, that is W बराबर V Q2। अब यहाँ मामला पलट जा रहा है, W बराबर ही अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड V का मान क्या होता है जी, K Q। क्यों 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 अभी पकड़ते हैं इसको, है ना। अब V पकड़ते हैं, देखिए क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ लिख के रखे हुए हैं कि यहाँ से पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, इस जगह पर पोटेंशियल का मान P पर, तो क्या होता है पोटेंशियल का सूत्र उसी के हिसाब से तो चल रहे हैं, एकदम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। V बराबर K Q बाय R होता है, तो वहाँ पोटेंशियल जो क्रिएट किया जा रहा है, यानी यहाँ जो फील्ड का प्रभाव है वो किसका है, Q1 का है, तो इस जगह पर आ जाएगा V K Q1 बाय R। अब यहां बैठा देते हैं, नाउ U कर देते हैं W के जगह पर, K Q1 और बगल में है Q2 अपॉन R, है ना। अब अधिक से अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं, और फ्री स्पेस, अर्थात फ्री स्पेस के लिए क्या हो जाएगा, तो U K का मान नहीं, कूलम्ब्स लॉ जिंदाबाद, K बराबर 1 by 4 by epsilon base naught, therefore U is equal to 1 by 4 by epsilon base naught Q1 Q2 upon R। ये आ गया।
आगे पता चलेगा आपको जिंदाबाद इसके बारे में बोला जा रहा है, कुछ न कुछ तो कारण होगा, है ना, एकदम कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका निकल गया, अपना पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं। ठीक, सारा चीज यहाँ कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा बच करके, रिस्क है। इस पर छोटे प्रश्न भी हैं, उसके तरफ आते हैं। टू चार्ज पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड 2 microcoulomb are brought to position separated by 10 centimeter. Calculate the increase in potential energy during the process. Solution. चलिए आराम से given क्या क्या दिया हुआ है। Q1 बराबर Q2 बराबर 2 माइक्रोकूलम एंड R बराबर दिया हुआ है 10 सेंटी 100 से मीटर। हो गया ना। अब हम लोगों को क्या करना है, अभी सूत्र आया है कि Q1 Q2 y R, ठीक, और बैठा देना पुट द डाटा गेट द रिजल्ट, जैसा है ना देश वैसा भेष। तो यहाँ देखिए Q1 का भी मान 2 माइक्रो का मतलब समझ रहे हैं 10 टू द पावर -6 होता है, तो 2 into 10 to the power -6, 2 into 10 to the power -6 divided by 10 into 10 to the power -2। चलिए 6 6 12 नहीं, 6 6 12 12 और यहाँ -1 बचेगा। देखिए u is equal to 9 into 10 to the power 9 और 4 into 10 to the power -12 और यहाँ बचा बेचारा -1। अब ये 10 हो गया, नहीं ये जो है 10 हो गया, तो 9 चौका 36 यानी यहाँ हो जाएगा आपका 1 मिनट 36 गुना 10 पर घातांक माइनस, और यहाँ जो है 9 और 1 10 हो गया, तो 10 में पूरा कर देते हैं कैलकुलेटर, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना, इधर उधर हो जाएगा। यहाँ बच गया 36 और ये रहा आपका 9 3 12, ये रहा 10 पर घातांक -1, ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 into 10 to the power -2, यानी यहाँ हो जाएगा। और क्या देखिए u का मान कितना आ गया 36/100, अरे आएगा ना भाई 10 to the power -2 नीचे आएगा 100 हो जाएगा, तो आ गया 0.36, ये आंसर हो गया। तो इसको आप अपना फिर से एक बार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आता है डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्जेज। अगर मान लिया जाए डायपोल में ऐसे कंसीडर करें हम लोग, ये रहा -4, ये रहा +4, डायपोल बना रहे हैं, पहले -4 था, 20 जगह पर लाके जो है इसको असेंबल किया गया, तो पूछ रहा है कि भाई ये अगर डिस्टेंस 20 माइक्रोन है, 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -6 है ना, तो फिर कह रहा है कि भाई इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो। कोई बात नहीं, अभी एक बात आपको शुरू में बताया गया कि भाई पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, है ना, एक बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंपैक्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करना, हम लोग को यहाँ सीधे ले आना है गिवन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए सॉल्यूशन गिवन, दोनों चार्ज दिया हुआ है, Q1 के लिए हम लोग ले लेते हैं प्लस वाला, -12, यहाँ जो है ना ये Q2 को हम लोग ये प्लस ले लिए, ये वाला Q2 की जगह पर, यानी दूसरा चार्ज जो है Q2 की जगह पर ले लेते हैं -4 into 10 to the power -12 कूलम। डायग्राम ध्यान में रखते हुए ये हम लोग का डायग्राम है, ठीक, यहाँ -4, ये वाला +4, बीच की दूरी r के लिए दिया हुआ है, एंड r बराबर दे दिया है कितना 20 माइक्रोन, मतलब 20 into 10 to the power -6 मीटर। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बैठाते हैं, u बराबर k q1 q2 अपॉन r, ठीक। अब जाते हैं अगले पृष्ठ पर, 6
U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। चलिए यहाँ तो पहुंच गए हैं और अब हम लोग यहाँ करते हैं ऐसे U बराबर, इसका मान बैठेगा 9 × 10 टू द पावर 9, A का मान है प्लस में, है ना, चाहे माइनस वाला पहले ले लीजिए, -4 × 10 टू द पावर -12 और फिर प्लस 10 टू द पावर -12 हो गया। R का मान दर्शन दो भाई, R का मान यहाँ ये आ गया 20 गुना 10 पर पावर -6। फिर अब इसको क्या कीजिए, एक तो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं और U बराबर 9 × 10 टू द पावर 9 और -4 × 4 × 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय 2 × 10 टू द पावर 5, एक चला गया ना -5, हाँ -5 हो गया, कट कर दीजिए, 2 आ गया, 4 × 9 = 72, है ना, -72 और 9 5 13 और ये देखिए 12 12 24 हो गया ना। अब यार देखिए यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब हम लोग यहाँ बैठाते हैं वैल्यू नाउ, अब चुपचाप वैल्यू बैठा देना है 9 × 10 टू द पावर 9 और एक का मान है 4 × 10 टू द पावर -12, 4 × 10 टू द पावर 12 और फिर बटा में आपका 20 × 10 टू द पावर -6 था, जूल में आएगा, पहले सेटल कर लीजिए, है ना, 9 ये वाला जो है 9 है, 9 × 10 टू द पावर, ये ऊपर ले जाएंगे या नहीं तो एक तो रिप्लेस कर दीजिए पहले इसको, -16 × 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 2 × 10 टू द पावर -5, कट गया, -8 आएगा, U बराबर 72 हो गया और ये 9 है, 79 कितना, ये हो गया 13, ठीक, और गुना में 10 टू द पावर 13 नहीं होगा, देखिए 9 और 5 प्लस चला जाएगा 10 14 नहीं 14, ठीक है, 14 चला गया और इधर बच गया आपका 10 टू द पावर -24। अब आ गया और U बराबर कितना बच जाएगा भाई, -72 और इंटू 10 टू द पावर -10 जूल हो गया। चलिए ये देखिए अब क्या है, आंसर को हम लोग देखते हैं, आंसर तलाशते हैं कितना है, तो 7.2 × 9 10 टू द पावर 9 वहां पहुंचे, आ जाएगा तुरंत, है ना, एक 10 इधर ले जाइए और V बराबर क्या हो जाएगा, -72/10 × 10 टू द पावर, यहाँ तो 9 ही बचा, कितना हो जाएगा, V = -7.2 × 10 टू द पावर -9। तो इस तरह से सारे प्रश्न जो भी थे सब का सब सॉल्व कर दिया गया है और फिर अगला जो है तुरंत एकदम शॉर्ट टाइम में कैपेसिटर को भी लेके आते हैं, उसमें जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे सबका आंसर कर दिया जाएगा। तो फिर शुभ रात्रि, फिर आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में।